नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और संबंध में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जिसमें मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। जो 11 से 12 है 32,000 उसका मूल पे होगा, मूल पे, और 9 से 10 है उसका मूल पे होगा 31। मूल वेतन के अलावा मैं बता देता हूं, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है। ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000। इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए एचआरए सीटी जो सरकारी आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा।
सीधा ट्रेजरी से, राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा, और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन का जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है वही पेंशन इन पर भी लागू होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सर उन दोनों का मूल वेतन कितना बताया था सर? 1 से 5 वाला 1 से 5 में पढ़ देता हूँ फिर से। 25,000 है 1 से 5 का, 6 से 8 का है 28,000, 9 से 10 का है 31,000 और 11 से 12 है 32,000। अब इस पे आप 42% डीए जोड़िएगा, 8% एचआरए जोड़िएगा, फिर सीटीए जो होता है 1,500 का वो जोड़िएगा, फिर उस पर डीए और जोड़िएगा, फिर मेडिकल 1,000 जोड़िएगा, उसके बाद आपको नेट सैलरी आएगा। उसके बाद फिर पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है सरकार देती है 14%, 14% सरकार का पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, वो 14% और जोड़िएगा, तब आप मोटा मोटी ग्रॉस सैलरी पे आएंगे। ठीक है, सर एक शिक्षक को कितना मिल जाएगा? अलग अलग कक्षा का अलग अलग होगा ना, 10 का अलग अलग का अलग अलग है। सर अगर लिखा हुआ तो बता दीजिए, हम लोग जोड़ भी नहीं पाएंगे। आप जोड़ लीजिएगा, मैंने बता दिया मंत्रिपरिषद में ये टोटल नहीं था, मैं जितना मंत्रिपरिषद के एजेंडा में है मैं आपके बता, पास होगा सर? मेरे पास है, मैं आपको। सर ये कब तक फिल हो जाएंगे 1,78,000? देखिए ये राज्य सरकार का निर्णय है कि जल्द से जल्द इसको इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट किया जाए, उसको भरे जाए सारे बीपीएससी के थ्रू सारे बीपीएससी का। टोटल 178 आ रहा है सर, 1,78,000। आप जोड़ लिए ना, मैं आपको कौन सी क्लास का? आपको जोड़ लिया ना आपने। तो आएगी ना, सैलरी पूछ रहे हैं। देखिए अब टोटल आप एक बार फिर जोड़ लीजिए, 85,000 हो गए आपके 178 प्राइमरी, 1,800 आपके हो गए, 1,800 कितने हुए, 18 है, 1,745 हो गए आपके। कितना हो गया आपका? मिडिल आपके प्राइमरी हो गए 85,477, आपका मिडिल ये 6 से 8 हो गए 1,745, आपके 11 से 12 हो गए आपके 57,618, 57,618, और 9 से 10 हो गए 33,186। तो चारों का टोटल कर लीजिए अपना है टोटल। 1,78,000। और मोटा मोटी जो राज्य सरकार पे जो भार पड़ेगा टोटल, मतलब सब मिला के तो करीब 11,000 करोड़ का है। ठीक है ना, टोटल मैंने बता भी दिया आपको, 11,000 करोड़ आसपास इन सबका वेतन। ये आपने जो बताया सर 4,629 करोड़, व्हाट इज दैट? एक आपने बताया टोटल कौन सा? हाँ टोटल मैंने बताया ना आपको, 4,000। अनुमानित है, अनुमानित है 11,000 46,029 करोड़ अनुमानित है, अरब 29 करोड़ 23 लाख है, एक अनुमानित ये है, और दूसरे में आपका अनुमानित व्यय मैं बता देता हूँ कितना होगा, 5,994, 59,94,24,24,000, दोनों जोड़ लीजिए आप। ठीक है, ये परिवहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने जो सभी प्रकार के वाहन हैं उसका परिचालन 1/10/2023 से बंद हो जाएगा, मतलब ये प्रतिबंधित रहेगा। तो यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं 1/10/2023 से तब नहीं चलने। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने एक अन्य मामलों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार के लिए गया नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहन का परिचालन 30/9/2023 की मध्य रात्रि से प्रतिबंध किए जाने एवं बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 का अवधि विस्तार 31/3/2024 तक क्षेत्र विस्तार एवं गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम में किए जाने एवं इस योजना में पटना, गया, मुजफ्फरपुर के तिपहिया मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान, तो अब अनुदान का प्रावधान है, रिप्लेसमेंट का अनुदान है और साथ ही साथ नए खरीदने का और रेट्रोफिटिंग का भी अनुदान है। कितना अनुदान मिल रहा है? डीजल चलित अथवा पेट्रोल चलित तिपहिया मालवाहक वाहन का नए सीएनजी चलित तिपहिया मालवाहक के प्रतिस्थापन पर 40,000 रुपये मिलेगा। डीजल चलित अथवा पेट्रोल चलित तिपहिया वाहन मालवाहन का नए बैटरी चलित तिपहिया मालवाहन के प्रतिस्थापन पर 25,000 मिलेगा।
पेट्रोल चलने तिपहिया वाहन में सीएनजी किट लगाने रेट्रोफिटिंग पर 20,000 मिलेगा। तो तीन है, एक 40,000 है, 25,000 है और 20,000। शिक्षा विभाग का एक अन्य मामला था जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में दर्जा देने का यह व्यवस्था की गई है। जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है इसके लिए शिक्षा विभाग को प्राधिकृत किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग प्राधिकृत मतलब अप्रूव करने के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अनापत्ति संचिका में लेते हुए यह अनुमान्यता निर्गत करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का दर्जा कुछ संस्थाओं को मिलता है, इसके लिए नियमावली अलग है। आपको जानकारी होगा कि इसके लिए अलग से नियमावली भारत सरकार की भी है, और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 का एक एक्ट है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि कैसे अल्पसंख्यक संस्थाओं को कैसे मान्यता दी जाए। तो हाँ, ये अल्पसंख्यक ये जो स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, ये सारे स्कूल्स हैं जो स्कूल्स हैं। नहीं, कोई अप्लाई करेगा कि हम अल्पसंख्यक संस्था हैं, हम लोग हाई स्कूल चलाना चाहते हैं, हमको अल्पसंख्यक संस्था का श्रेणी का दर्जा दिया जाए, अल्पसंख्यकों के विशेष के लिए है, तो उसमें ये प्रावधान है। ये एक्ट जो एक्ट मैंने आपको बताया, ये 2004 का एक्ट है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इसमें एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसी को निर्धारित करना था जो ये अप्रूवल देगा। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा, और जब भी देगा तो अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उससे अप्रूवल लेने के बाद देगा। अभी तक सर इसका प्रावधान पहले कुछ था क्या? पहले ये बहुत ही पुराने एक नियम से चलता था, मेरे ख्याल से 1969 या किसी का कोई नियम से चलता था। तो अब ये जो लेटेस्ट एक्ट के आधार पर ये दिया जाएगा। पहले बहुत पुराना एक नियम था, इसके आधार पर दिया जाता था, अब ये नए नियम दिया। मैं आपको कैबिनेट का निर्णय कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये विभाग आपको बताएगा कि ये अभी अप्लाई, ये जो नए जो अप्लाई करेंगे उनको मान्यता देने के लिए ये प्रावधान। ये निजी जो चलाते हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, जो कहेंगे कि हम अल्पसंख्यक संस्था, हमारा रजिस्ट्रेशन अल्पसंख्यक संस्थाओं में होना चाहिए, उनको अलग से कोई प्रिविलेजेस भी हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उनको मान्यता देने की प्रक्रिया सरकार, राज्य सरकार ने निर्धारित की है। इसमें क्या फाइनेंशियल एड भी होगा सर? कुछ फाइनेंशियल एड? ये अभी केवल मान्यता है, तो पहले तो मान्यता है, उसके बाद एडमिशन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ छूट हैं, ये सब हैं। तो पहले ये मान्यता है कि अल्पसंख्यक एजुकेशन संस्था का मान्यता। बेसिकली दे विल बी गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन। ये जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, उसके प्रावधान में वो होंगे, और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्राप्त करने का, ठीक है ना। समाज कल्याण में पहले आपको याद होगा कि 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने पिछले साल लिया था। तो इस साल भी लागू होगी, लेकिन ये जो 10,000 की लिमिट है उसको राज्य सरकार ने शिथिल कर दिया है। तो जितना बजट होगा उतना हम लोग, जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको वितरण करेंगे। तो 10,000 की सीमा है वो बंद कर दी, शिथिल कर दिया है, और साथ ही साथ इस वर्ष भी योजना चालू है। भारत सरकार की एक योजना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 25-26 तक मिशन शक्ति योजना को स्वीकृत किया है। इसमें 59,80,52,417 रुपये है। तो बेसिकली इसमें जो भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं थी, उनकी मल्टीपल छोटी छोटी योजनाएं थी, उसको कंबाइन करके उसको मिशन शक्ति योजना करके उन्होंने नाम दिया है, और 59,80,52,417 का इसमें योजना होगा। इसमें भारत सरकार का अंश होगा 50,65,63,93,297, और बिहार सरकार का इसमें राज्य अंश होगा 9,14,59,120। ये एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की जो स्वीकृत हुआ है। इसमें आम पब्लिक को कैसे क्या सुविधाएं मिलेगी?
इससे सारी पुरानी ऑनगोइंग योजनाएं हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर है, आपका वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक है, महिला हेल्पलाइन चलता है इसमें, और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ये सारी 4 योजनाएं हैं जो चलती थी, इसको कंबाइन करके एक योजना करा गया। पंचायती राज विभाग में अब हर पहले जो लेखापाल और आईटी सहायक है वह सीमित थे, जिसमें 4 या 2 करके कंबाइंड हम लोगों ने सैंक्शन किए थे। अब हर पंचायत में लेखापाल से आईटी सहायक का लिए 6570 पदों का सृजन किया गया है। ये संविदा आधारित होगा। पहले 4 पंचायतों पे 1 के दर से कुल 2096 थे, इसको बढ़ा के 6570 कर दिया गया। तो हर पंचायत में अब लेखापाल से आईटी सहायक आप पदस्थापित होना। ये जो हमारा केंद्रित रूप से अधिप्राप्ति होती है गेहूं और चावल के लिए, तो राज्य सरकार ने लोन लेने के लिए 10,000 करोड़ का लोन लेने के लिए अधिप्राप्ति में जो पैसा भुगतान होता है उसमें स्टेट गारंटी संसूचित किया है। यह इस पर अनुमति दी गई है। 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसमें 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए व्यय होंगे। तो 2000 पंचायत सरकार भवन, यह पंचायत सरकार भवन अब जो ग्रामीण अभियंत्रण संगठन है LAEO, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग की है, उसके माध्यम से अब ये निर्माण किए जाएंगे। तो निर्माण का एजेंसी बदल दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। और जो LAEO है ना, ग्रामीण हाँ जो नहीं ये स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जो लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय क्षेत्र है, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन करते हैं, बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वयन करते हैं स्थानीय क्षेत्र में, तो उनके माध्यम से यह निर्माण होंगे। तो 2000 हमारे पंचायत सरकार भवन होंगे और सभी पंचायत सरकार भवन का अलग अलग टेंडर निकलेगा, मतलब कोई क्लबिंग नहीं होगा। एक पंचायत अभी संभवतः पंचायत अपने करता था, अलग अलग निकलेगा, कोई क्लबिंग करके निकला है। 2000 टेंडर निकलेंगे और ताकि स्थानीय क्षेत्र में जो अभिकर्ता हैं भाग ले सकें और उसका निर्माण कर सकें। पंचायत सरकार भवन, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 3 शहरों में पेयजल योजना चल रही थी, भागलपुर और गया में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का फेज 1 जो है 493 करोड़ का फेज 1 भागलपुर में चल रहा था। अब उसकी वर्तमान अनुमानित लागत 299.41 करोड़ रुपए की अब पुनरीक्षित प्राथमिक स्वीकृति दी गई है और बचे हुए कार्य अब राज्य योजना मद से किए जाएंगे। अब ADB के स्थान पर राज्य योजना मद से योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसी तरह फेज 2 जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक भागलपुर का 331 करोड़ 35 लाख का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और बचे हुए कार्य अब राज्य योजना से होंगे। तो ADB के स्थान पर राज्य योजना का। इसी तरह गया में भी 485.84 करोड़ का योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी है और बचे हुए कार्य को यह राज्य योजना मद से किया जाएगा। ये तीनों योजना इन शहरों में पेयजल की जो योजनाएं हैं, जो तीनों ही गंगा जल से संबंधित है। भागलपुर भी गंगा जल से ही सप्लाई होता है पानी, और गया वाले भी गंगा जल से। तो इनका जो क्षेत्र में जो तीनों स्थानों में जो पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन है, अब जो बचा हुआ कार्य है ADB के स्थान पर राज्य योजना से किया जाएगा। ये बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली यह स्वीकृत की गई है और इसमें अब जितने भी लोग मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन पर सुपरविजन रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के माध्यम से अब किया जाएगा और एक प्राधिकरण बनाया गया। तो प्राधिकरण के माध्यम से सुपरविजन होगा और इस प्राधिकरण के जो हेड होंगे वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होगा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके
कमेटी में। इसी तरह जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी एक कमेटी है। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक निदेशक राजपुर समूह ख वेतन स्तर 7 के पद पर बिहार लोक सेवा पटना के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रोजी श्रीवास्तव सहायक निदेशक को बर्खास्त कर दिया गया है। ये एक निर्णय लिया गया है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था पटना को पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत बनाए रखने हेतु बिहार पशु विज्ञान अधिनियम 2016 के परिशिष्ट 1 कंडिका 2(1) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई है। तो ये बिहार पशु एवं उत्पादन संस्था को पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत ही बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय वेतन स्तर 2 के 4 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। और राज्य सरकार जो हर साल बाजार ऋण लेती है लोन, उसके बारे में स्वीकृति दी गई है। तो कुल लोन जो सरकार लेगी वो है 39,000 करोड़ 49,365 करोड़ का लोन लेगी, जिसमें बाजार ऋण है 44,429, नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेगी 3,000 करोड़, वर्ल्ड बैंक और एडीबी और अन्य स्रोत से 1,875 और राष्ट्रीय सहकारिता बैंक से 61 करोड़। राज्य सरकार कुल लोन जो वापसी इस साल करेगी वो है 25,558 23,558 और टोटल जो नेट ऋण जो लेगी सरकार वो है 25,807 जो राज्य सरकार की सीमा के अंतर्गत है। धन्यवाद।